मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। आप भूगोल एक विषय का विषय के रूप में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत एनसीईआरटी 2006 के अध्याय 1 में पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्या आप इसकी अंतर्वस्तुओं को याद कर सकते हैं। इस अध्याय के बृहद रूप से आप परिचित भूगोल की प्रकृति से कराया था। आप भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाओं से भी परिचित हैं। यदि आप अध्याय को पुनः पढ़ें तो आपको मानव भूगोल का मुख्य विषय भूगोल से संबंध भी ज्ञात हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल समकालीनात्मक, अनुभाविक एवं व्यवहारिक है। अतः भूगोल की पहुंच विस्तृत है और किसी भी घटना अथवा परिघटना का जो दिक् एवं काल के संदर्भ में परिवर्तित होता है उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। आप धरातल को किस प्रकार देखते हैं। क्या आपको लगता है कि पृथ्वी के दो प्रमुख घटक हैं, प्राकृतिक भौतिक पर्यावरण और जीवन के रूप में, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है। अपने परिवेश के भौतिक और मानवीय घटकों को सूची बनाइए। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन कराता है और मानव भूगोल भौतिक प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन कराता है। आपको इस तथ्य का पहले से ही बोध होगा कि एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। अतः प्राकृतिक और मानव के अध्ययन पर बल दिया गया है। आप अनुभव करेंगे कि भूगोल में दैत्यवाद आया है और इस आशय के व्यापक तर्क आरंभ हो गए हैं, क्योंकि एक विषय के रूप में भूगोल को नियम बनाने सिद्धांतकार नोमोथेटिक अथवा विवरणात्मक, भावचित्रात्मक, इंडियोग्राफिक होना चाहिए। क्या इसके विषय वस्तु को व्यवस्थित किया जाना चाहिए और इसके अध्ययन का उपगम प्रादेशिक अथवा क्रमबद्ध होना चाहिए। क्या भौगोलिक परिघटनाओं की व्याख्या सैद्धांतिक आधार पर होना चाहिए अथवा ऐतिहासिक संस्थागत उपगम के आधार पर। ये बौद्धिक सभ्यता के मुद्दे रहे हैं। अतः अंततः आप मूल्यांकन करेंगे कि प्राकृतिक और मानव के बीच वैध द्वैतता नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक और मानव अविभाज्य तत्व हैं और इन्हें फर्स्ट एडी जे लिविंगस्टोन, डेविड एन रोजर्स 1996 ब्लैकवेल फ्लशिंग पब्लिकेशिंग ली मॉडर्न यूएसए भाग 1 और 2 समग्रता से देखा जाना चाहिए। यह जानना रुचिकर है कि भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर की रचना विज्ञान से प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में किया जाता है। हम सामान्यतः पृथ्वी के रूप, तूफान की आंख, नदी के मुख, हिमनद के प्रोथ, नासिका, जलडमरू, मध्य की ग्रीवा और मृदा की परिच्छेदिका का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार प्रदेशों, गांवों, नगरों का वर्णन जीवों के रूप में किया गया है। जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। सड़कों, रेल मार्ग और जल मार्गों के जाल को प्रायः परिसंचरण की धमनियों के रूप में वर्णन किया जाता है। क्या आप अपनी भाषा में ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों को एकत्रित कर सकते हैं। अब मूल प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हम प्राकृतिक और मनुष्य को पृथक कर सकते हैं जबकि वे इतनी जटिलता से आपस में जुड़े हुए हैं। मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। रेड जेल ऊपर दी गई परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिया गया है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एलन सी सेम्पल का परिभाषा में संबंधों की गणितात्मक मुख्य शब्द है। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना
पाल विडाल डी ला प्लास। मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। मानव भूगोल की प्राकृतिक मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जाति सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनके पारस्परिक अनोन्य क्रिया के द्वारा करता है। आप अपनी क्लास 11th की कक्षा 11 की पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत NCERT 2006 में भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन कर चुके हैं। आप जानते हैं कि ये तत्व भू आकृति, मृदाएं, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और विविध प्राणी जात तथा वनस्पति जात हैं। क्या आप उन तत्वों की सूची बना सकते हैं जिनकी रचना मानव ने भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त मंच पर अपने कार्यकलापों के द्वारा की है? गृह, गांव, नगर, सड़कों व रेलों का जाल, उद्योग, खेत पतन, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं तथा भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं, जबकि भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा बृहत स्तर पर परिवर्तित किया गया है। साथ ही मानव जीवन को भी इसने प्रभावित किया है। मानव की प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अनोन्य क्रिया करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न और निर्माण करता है, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह किन उपकरणों और तकनीकों की सहायता से उत्पादन और निर्माण करता है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। उदाहरणतः घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की। इस प्रकार DNA और आनुवंशिक के रहस्यों को समझने में हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने के योग्य बनाया। अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए हम वायु गति के नियमों का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है, और प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बाशिंदों को कम करती है। प्राकृतिक पर्यावरण से अनोन्य क्रिया की आरंभिक अवस्थाओं में मानव इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ था। उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। इसका कारण यह है कि प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था और मानव के सामाजिक विकास और अवस्था भी आदिम था। आदिम मानव समाज और प्रकृति का प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अनोन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। प्रौद्योगिकी विकास में उस अवस्थाओं में हम प्राकृतिक मानव की संकल्पना कर सकते हैं जो प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंड से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। मानव का प्राकृतिकरण वेदा मध्य भारत के अबुझ माड क्षेत्र के जंगलों में रहता है। उसके गांव में 3 झोपड़ियां हैं जो जंगल के बीच हैं। यहाँ तक कि पंछी और आवारा कुत्ते, जिनकी भीड़ प्रायः गांवों में मिलती है, भी यहाँ दिखाई नहीं देते। छोटी लंगोटी पहने और हाथ में कुल्हाड़ी लिए वह पेंडा वन का सर्वेक्षण करता है, जहाँ उसका कबीला कृषि का आदिम रूप स्थानांतरित कृषि करता है। बेंदा और उसके मित्र वन के छोटे टुकड़ों को जुताई के लिए जलाकर साफ करते हैं। राख का उपयोग मृदा को उर्वर बनाने के लिए किया जाता है। अपने चारों ओर खिले हुए महुआ वृक्षों को देखकर बेंदा प्रसन्न है, जैसे ही वह महुआ, पलाश और साल के वृक्षों को देखता है जिन्होंने बचपन से ही उसे आश्रय दिया है। वह सोचता है कि इस सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर वह कितना सौभाग्यशाली है। विसर्पी गति से पेंडा को पार करके बेंदा नदी तक पहुंचता है। जैसे ही वह चुल्लू भर जल लेने के लिए झुकता है, उसे वन की आत्मा लोई लूंगी की प्यास बुझाने की स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद करना याद आता है। अपने मित्र के साथ आगे बढ़ते हुए बेंदा खूंटेदार पत्तों और कंदमूल को चबाता है। लकड़ी वन से खज्जा हरा
और कुचला कुचला का संग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। ये विशिष्ट पादप हैं जिनका प्रयोग बेंदा और उसके लोग करते हैं। वह आशा करता है कि वन की आत्माएं दया करेगी और उसे उन जड़ी बूटियों तक ले जाएंगी। ये आगामी पूर्णिमा को मधाई अथवा जनजातीय मेले में वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक है। वह अपने नेत्र बंद करके स्मरण करने की कठिन प्रयत्न करता है जो उसके बुजुर्गों ने उसे जड़ी बूटियों और उनके पाए जाने वाले स्थान के बारे में समझाया था। वह चाहता है कि काश उसने अधिक ध्यानपूर्वक सुना होता। अचानक पत्तों में खड़खड़ाहट होती है। बेंदा और उसके मित्र जानते हैं कि ये बाहरी लोग हैं जो इन जंगलों में उन्हें ढूंढते हुए आए हैं। एक ही प्रवाही गति से बेंदा और उसके मित्र सघन वृक्षों के बीतान के पीछे अदृश्य हो जाते हैं और वन की आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। बाक्स की कथा मानव का प्राकृतिकरण आर्थिक दृष्टि से आदिम समाज से संबंधित एक घर के प्रत्यक्ष संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे अन्य आदिम समाजों के संबंध में पढ़े जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए हैं। आप अनुभव करेंगी कि ऐसे सभी प्रकरणों में प्रकृति एक शक्तिशाली बल पूज्य सत्कार योग्य तथा संरक्षित है। सतत पोषण हेतु प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। ऐसे समाजों के लिए भौतिक पर्यावरण माता प्राकृतिक का रूप धारण करता है। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाओं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती है। मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र है। उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल, विशाल नगरीय प्रसार, खेत फलोद्यान मैदानों व तरंगित पहाड़ियों में चरगाहें, तटों पर पतन और महासागरीय तल पर समुद्री मार्ग तथा अंतरिक्ष में उपग्रह इत्यादि। पहले के विद्वानों ने इसे संभववाद का नाम दिया है। प्राकृतिक अवसर प्रदान करती हैं और मानव उनका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। प्रकृति का मानवीकरण। ट्रांडहाइम के शहर में सर्दियों का अर्थ है प्रचंड पौने और भारी हिम। महीनों तक आकाश अदीप्त रहता है। कैरी प्रातः 8 बजे अंधेरे में कार से काम पर जाती है। सर्दियों के लिए उसके पास विशेष टायर है और वह अपनी शक्तिशाली कार की लाइटें जलाए रखती है। उसका कार्यालय सुखदायक 23 डिग्री सेल्सियस पर कृत्रिम ढंग से गर्म रहता है। विश्वविद्यालय का परिसर जिसमें वह काम करती है कांच के एक विशाल गुंबद से बना हुआ है। यह गुंबद सर्दियों में हिम को बाहर रखता है और गर्मियों में धूप को अंदर आने देता है। तापमान को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाता है और वहाँ पर्याप्त प्रकाश होता है। यद्यपि ऐसे रुक्ष मौसम में नई सब्जियां और पौधे नहीं उगते। कैरी अपने डेस्क पर ऑर्किड रखती है और उष्णकटिबंधीय फलों जैसे केला व कीवी का आनंद लेती है। ये नियमित रूप से वायुयान द्वारा उष्ण क्षेत्रों से मंगाए जाते हैं। माउस की एक क्लिक के साथ कैरी नई दिल्ली में अपने सहकर्मियों से कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ जाती है। वह प्रायः लंदन के लिए सुबह की उड़ान लेती है और शाम को अपना मनपसंद टेलीविजन सीरियल देखने के लिए सही समय पर वापस पहुंच जाती है। यद्यपि कैरी 58 वर्षीय है, फिर भी वह विश्व के अन्य भागों के अनेक 30 वर्षीय लोगों के साथ अधिक स्वस्थ और युवा दिखती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी जीवन शैली कैसे संभव हुआ? यह प्रौद्योगिकी है जिसके कारण ट्रांडहाइम के लोग व उन जैसे अन्य लोग प्राकृतिक द्वारा आरोपित अवरोधों पर विजय पाने के लिए सक्षम हुए हैं। क्या आप ऐसे अन्य कुछ दृष्टांतों को जानते हैं? ऐसे उदाहरण को ढूंढना कठिन नहीं है। भूगोलवेत्ता
ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की है जो दो विचारों, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है। उन्होंने इसे नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया है। आप में से जो नगरों में रहते हैं और जो नगर देख चुके हैं जरूर जानते हैं कि चौराहों पर यातायात का नियंत्रण बत्तियों द्वारा होता है। लाल बत्ती का अर्थ है रुको। एम्बर पीली बत्ती बत्ती लाल और हरी बत्तियों के बीच रुक कर तैयार रहने का अंतराल प्रदान करती है, और हरी बत्ती का अर्थ है जाओ। संकल्पना दर्शाती है कि न तो यहाँ नितांत आवश्यकता है की स्थिति पर्यावरणीय निश्चयवाद है और न ही नितांत स्वतंत्रता संभववाद की दशा है। इसका अर्थ है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें लाल संकेतों पर प्रत्युत्तर देना होगा, और जब प्राकृतिक रूपांतरण की स्वीकृति दें तो वे अपने विकास के प्रयत्नों में आगे बढ़ सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि उन सीमाओं में जो पर्यावरण की हानि न करती हो संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है तथा अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं होती है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा चली गई मुक्त चाल के परिणाम स्वरूप हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत अवक्षय, भूमंडलीय तापन पीछे हटती हिम नदियां, निम्नकृत भूमियां हैं। नव निश्चयवाद संकल्पनात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है जो संभावनाओं के बीच अपरिहार्य चयन द्वैतवाद को निष्फल करता है। समय के गलियारों से मानव भूगोल, पर्यावरण से अनुकूल व समायोजन की प्रक्रिया तथा इसका रूपांतरण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न पारिस्थितिकीय रूप से पारिस्थितिकीय निकेत में मानव के उदय के साथ आरंभ हुआ है। इस प्रकार यदि हम पर्यावरण और मानव की अनोन्य क्रिया से मानव भूगोल के प्रारंभ की कल्पना करें तो इसे की जड़ें इतिहास में अत्यंत गहरी हैं। अतः मानव भूगोल के विषय में एक दीर्घकालिक संतता पाया जाता है। यद्यपि समय के साथ इसे सुस्पष्ट करने वाले उपगमों में परिवर्तन आया है। उपगमों में यह गणनात्मकता विषय की परिवर्तनशील प्रकृति को दर्शाती है। पहले विभिन्न समाजों के बीच अनोन्य क्रियाएं नगण्य थी और एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित था। यात्री और अन्वेषक अपने यात्रा क्षेत्रों के बारे में सूचनाओं का प्रसार किया करते थे। नौ संचालन संबंधी कुशलताएं विकसित नहीं हुई थी और समुद्री यात्राओं खतरों से खाली न थीं। 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में अन्वेषणों के प्रयास हुए और धीरे धीरे देशों और लोगों के बीच में मिथक और रहस्य खुलने शुरू हो गए। उपनिवेश युग के अन्वेषणों को आगे बढ़ाने के लिए गति प्रदान की ताकि प्रदेशों के संसाधनों तक पहुंच हो सके, तालिका युक्त सूचनाएं प्राप्त हो सके। यहाँ आशय गहन ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करने का नहीं है, केवल आपको मानव भूगोल के क्रमिक विकास की प्रक्रियाओं से अवगत कराने का है। संक्षिप्त तालिका 1.1 आपको भूगोल के उप क्षेत्रों के रूप में मानव भूगोल का विस्तृत अवस्थाओं से परिचय कराएगी। मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था। इनमें आवासन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित थे। भूगोलवेत्ताओं ने पहले ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सामाजिक कल्याण के रूप में भूगोल एक कोर्स आरंभ कर दिया है। अमूलवादी रेडिकल विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधनों और सामाजिक असमानताओं की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया है। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास से था। व्यवहारवादी विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीय, प्रजातीय, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के दीर्घकाल बोध पर ज्यादा जोर दिया है। मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। मानव भूगोल जैसा कि आपने देखा
मानव सब जीवन के सभी तत्वों तथा अंतरालों जिसके अंतर्गत वे घटित होते हैं के मध्य संबंध की व्याख्या करने का प्रयत्न करती हैं। इस प्रकार मानव भूगोल की प्राकृतिक अत्यधिक अंतर विषयक है। पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने व उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल की बृहद अवस्थाओं और प्रणों समय अवधि उपगम बृहद लक्षण आरंभिक उपनिवेश युग अन्वेषण और विवरण साम्राज्य और व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्र में खोजों व अन्वेषणों को प्रोत्साहित किया। क्षेत्र का विश्व ज्ञान कोशीय विवरण भूगोलवेताओं द्वारा वर्णन का महत्वपूर्ण पक्ष बना। उत्तर उपनिवेश युग प्रादेशिक विश्लेषण प्रदेश के सभी पक्षों के विस्तृत वर्णन किए गए। मत यह था कि सभी प्रदेश पूर्ण अर्थात पृथ्वी का भाग हैं, अतः इन भागों को पूरी समझ पृथ्वी पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी। अंतर युद्ध अवधि के बीच यानी 1930 का दशक क्षेत्रीय विभेदन एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किसी प्रकार और क्यों भिन्न है यह समझने के लिए तथा किसी प्रदेश का विलक्षणता की पहचान करने पर बल दिया जाता था। 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक स्थानिक संगठन कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकी विधियों के प्रयोग के लिए विशिष्ट मानचित्र और मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण में प्रायः भौतिकी के नियमों का अनुप्रयोग किया जाता था। इस प्रावस्था को विभिन्न मानवीय क्रियाओं के मानचित्र योग्य प्रतिरूपों की पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। 1970 का दशक मानवतावादी अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्ट और अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल में 1970 के दशक में 3 नए विचारधाराओं का जन्म हुआ। इन विचारधाराओं ने अभ्युदय से मानव भूगोल सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के प्रति अधिक प्रासंगिक बना। इन विचारधाराओं की थोड़ी और जानकारी के लिए नीचे दिए गए बॉक्स का अवलोकन करें। 1990 का दशक भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद बृहत सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों का प्रयोज्यता पर प्रश्न उठाने लगे। अपने आप में प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया गया। मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों की सहयोगी विषय के साथ घनिष्ठ अंतर्दृष्टि विकसित करती है। ज्ञान के विस्तार के साथ नए उपक्षेत्रों का विकास होता है और मानव भूगोल के साथ भी ऐसा ही हुआ। आइए मानव भूगोल के क्षेत्रों और उपक्षेत्रों का परीक्षण करें। तालिका 1.2 आप ने अनुभव किया होगा कि सूची विशाल और विस्तृत है। यह मानव भूगोल के विस्तृत होते परिमंडल को परिलक्षित करती है। उपक्षेत्रों के मध्य सीमाएं प्रायः अतिव्यापी होती हैं। इस पुस्तक में अध्यायों के रूप में जो सामग्री दी गई है वह आपको मानव भूगोल के विभिन्न पक्षों का पर्याप्त एवं विस्तृत ज्ञान प्रदान करेगी। अभ्यास क्रिया और प्रकरण अध्ययन इसकी विषय वस्तु को और अधिक समझने के लिए आपको कुछ अनुवांशिक दृष्टांत प्रदान करेगी। तालिका 1.2 मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासन। मानव भूगोल उपक्षेत्र सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासकों से अंतरापृष्ठ। सामाजिक भूगोल में व्यवहारवादी भूगोल, समाज कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, कल्याण शास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, महिला अध्ययन, इतिहास, महामारी विज्ञान। नागरिक भूगोल में नागरीय अध्ययन और नियोजन। राजनीति भूगोल में निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, सैन्य विज्ञान। जनसंख्या भूगोल में जनसांख्यिकी। आवास भूगोल में नगर ग्रामीण नियोजन। आर्थिक भूगोल में अर्थशास्त्र, संसाधन अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान, औद्योगिक अर्थशास्त्र, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, वाणिज्य अर्थशास्त्र, पर्यटक और यात्रा प्रबंधन
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, संसाधन भूगोल और कृषि भूगोल, उद्यम भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटक भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल।